कैसे भर दिया जाए कि आपको बचपन से किसका टिफ़िन खाना है, किससे पानी पीना है, ये आपको क्लास 6-5 से ही बता दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि एक मुस्लिम बच्चे को क्लास के सामने खड़ा करके बोला जा रहा है, उनके टीचर बोल रहे हैं कि बाकी लोग आके उनको मारे क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। अगर बच्चे से कोई ये सीखता आएगा तो बड़ा होकर उसको कभी ये डेमोक्रेटिक सेंस ही नहीं रहेगा उसमें कि पास में खड़े रहे किसी मुस्लिम इंसान, किसी क्रिश्चियन इंसान या किसी महिला को हम किसी भी तरह। ये कह दिए कि दरभंगा एम्स में इलाज भी हो रहा है, तो इनके बयानबाजी से तो आप समझते ही हैं। तो इस पर आप मीडिया वाले जो दिखाते हैं बयान को, तो आपको उस समय पे जहाँ पे उन्होंने वो बयान दिया, वहाँ पे उस बयान को आप लोगों को खंडन करना चाहिए था कि पूर्णिया एयरपोर्ट से अभी तक उड़ान नहीं भरी गई है और दरभंगा में एम्स के लिए जमीन भी अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। तो कैसे मोदी जी बयान दे दिए उन्होंने कि दरभंगा में एम्स बन के तैयार हो गया हमारे लिए अभी काम। हम सबके वोट का बहिष्कार करेंगे, 24 के चुनाव में भी और राज्य का जो चुनाव होगा 26 उसमें भी बहिष्कार करेंगे। आपको विकास दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, जिसको दिख रहा है वो देखे, हमको नहीं दिख रहा है ना। हमारा एमपी जी बोल रहे हैं, उससे क्या फर्क है? आवाज उठा रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने आवाज उठा रहे हैं, ऊपर टीवी के छापे पड़ रहे हैं। इसका मतलब सरकार या पूंजीपतियों के विरुद्ध जो भी आवाज उठाएगा का खुद का खुलासा है कि जितना लोन सरकार ने बड़े बड़े कॉरपोरेट की माफी की है, उतना लोन किसानों की माफी नहीं होती है। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार आज कहाँ हो रहा है? अगर कॉरपोरेट जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो जब हमारे देश से लोन लेते हैं और उनके लोन को माफ कर दिया जाता है, इसको आप करप्शन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और किसानों के लोन को माफ नहीं किया। देखिए, पत्रकारों पर छापे सही मायने में ये सरकार के हिटलर की वाली नीति पर चलने का प्रतीक है। सही मायने में विचारधारा की दृष्टि से इनका जो आका है वो हिटलर है। ये उसी की नीति पर चलते हुए प्रेस का गला घोटने पर उतारू हैं। सही मायने में 1924 के चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी विरोध का जो माहौल बन रहा है, उसको ये शीशे की तरह दीवार पर लिखा हुआ पढ़ पा रहे हैं। दे आर एबल टू रीड राइटिंग ऑन द वॉल्स, और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका विवेक ही अपना खो चुके हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यही वजह है कि अपनी त्रुटियों की तरफ देखने की बजाय ये उन त्रुटियों की ओर इशारा करने वाले लोगों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। मोदी मीडिया के नाम से जो प्रेस का हिस्सा जाना जाता है, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कल तक कहते थे, आज वो अंबानी और अडानी के द्वारा पूरी तरह से खरीद लिया गया है। ये राष्ट्रवादी पत्रकार हैं सर। वो राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं है। राष्ट्रवादी पत्रकार होते तो राष्ट्र में जो आवाज़ उठाई जा रही है इसका प्रतिबिंब बनते। वो जनता की आवाज़ को दबाने का औजार बने हुए हैं वो लोग। वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? विशाल शर्मा जैसे लोग, अजीत अंजुम जैसे लोग, आपके वायर के जैसे लोग, अगर ये सही मायने में इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है तो आप माफ़ कीजिएगा, इस देश में स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आप इसको ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। देखिए, आम तौर पर विदेशी मसलों को लेकर अभी तक की परंपरा रही है कि देश को एक राय बनानी चाहिए, लेकिन ये सरकार देश के तमाम दलों को एक साथ लेकर चलने की नीति पर विश्वास ही नहीं रखती है। अभी तक हम फ़िलिस्तीनी संघर्षों का समर्थन करते आए हैं। देश की विदेश नीति फ़िलिस्तीन परस्त रही है, लेकिन अगर उससे डाइवर्ट होना है तो इन देश की जनता को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। हम समझते हैं कि युद्ध अपने आप में एक बेहतर विकल्प नहीं हो। हम फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भारत की जनता समर्थन करती रही है, PLO, लेकिन वहाँ की जनता PLO को अपना नेतृत्व देती है या हमास को देती है, ये उनका आंतरिक मामला है। हम दोनों देश अगर आसपास हैं तो दोनों की सार्वभौमिकता बरकरार रहनी चाहिए। दोनों की अपनी सीमा है, दोनों के अपने नागरिक हैं, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। एक दूसरे को हज़ारों की संख्या में मार देना ये समाधान नहीं हो सकता। आम जनता का सही मायने में जो नेतृत्व के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, आम जनता का उससे कोई वास्ता होती तौर पर ये लोग जो गोदी मीडिया नहीं कर रहा था या करना छोड़ दिया था मेन स्ट्रीम
मीडिया के नाते उससे बहुत सारे लोग हैं जो उससे अलग हुए और अपनी इन्होंने अंतरात्मा का, अपनी जागरूकता का के आधार पर इन्होंने फैसला किया और उससे अलग हुए और अपने अपने यूट्यूब बनाकर, अपने चैनल बनाकर, छोटे छोटे चैनल बनाकर जनता की आवाज़ बनाने का अनोखा प्रयोग कर रहे थे। उस प्रयोग को के ऊपर ये हमला है। अब उनका कोई तरीका काम आने वाला नहीं है। जनता मन बना चुकी है। मोदी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मोदी का जाना तय है। इससे ज़्यादा मिसमैनेजमेंट आज़ादी के बाद किसी भी सरकार का नहीं था। ये सबसे ज़्यादा बहुत मुमकिन है कि सैकड़े का अंक हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा। भारत की जनता इस बार उसे सबक सिखा। पिछले एक लंबे समय से शिक्षा को बेचा जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो सरकारी सेवाएं होनी चाहिए उनको प्राइवेट के हाथ में बेच दिया जा रहा है। इसको बंद किया जाए और हमारे देश में चाहे वो प्रधानमंत्री का संतान हो या आम इंसान का संतान, वो एक जैसे स्कूल में पढ़ाई करे। इस डिमांड के साथ आज हम यहाँ आए हैं। तो हमारे देश में नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, जो लॉकडाउन के चलते ले आई गई चुपके वहाँ पे ये लिखा गया है कि हमारे देश में जो सरकारी स्कूल है उनको मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब कई सरकारी स्कूल को बंद करके एक सरकारी स्कूल बना दिया जाएगा। इसका मतलब सरकारी स्कूल हमारे देश में कम होंगे और प्राइवेट स्कूल ज़्यादा होते रहेंगे। हम चाहते हैं ये ना हो, क्योंकि हमें पता है प्राइवेट स्कूल हो या फीस जहाँ पे बढ़ती जाती है, ऐसी जगह पे हमारे देश का आम बच्चा पढ़ नहीं सकता है। तो सरकारी स्कूल ज़्यादा बढ़े, प्राइवेट स्कूल ना बढ़े और जो शिक्षा है उसका अधिकार सबको मिले, इस मांग के साथ आज हम यहाँ पे कन्वेंशन के लिए आए हैं। में तो व्यस्त रहते हैं, मगर देश की जनता अगर रास्ते पे उतरे इन मांगों के साथ तो कहते हैं ना कि अगर कान बंद भी करके रखो तो आपको जोर से हुनकार मारनी होती है। तो हम कोशिश करेंगे हम जोर से अपनी बात उठाएं, ताकि शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। हमारे देश में अगर शिक्षा ही नहीं बचेगी तो और कुछ नहीं बचेगा। देश में लोगों को शिक्षा मिलेगी तो जाके लोग सवाल उठाएंगे, तो जाके दुनिया और देश बदलेगी। शिक्षा एक बहुत बुनियादी एक डिमांड है, इसीलिए अगर शिक्षा पर हमारे देश में सुनी नहीं जा रही है तो कोई और तारीख को हम बहुत ही निंदाजनक तरीके से देखते हैं। हमारे देश में देखा जा रहा है कि अलग अलग लोग जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उन पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। इसका मतलब सरकार या पूंजीपतियों के विरुद्ध जो भी आवाज़ उठाएगा उसको हम भी आपके बात से सहमत है कि जांच होने दीजिए। जांच से पहले यूएपीए लगाने का क्या मतलब? जांच से पहले आप ऐसे कार्रवाई कर रहे हो कि जांच की प्रक्रिया ही आपके लिए पनिशमेंट बन जाए। जांच के बाद हो ही सकता है कि ये सभी लोग बेकसूर साबित हो, मगर जांच की प्रक्रिया ही उनके लिए देश का निवासी अगर आँख खोल के आसपास देखे तो उनको समझ में आ जाएगा भ्रष्टाचार कहाँ और कैसे हो रहा है। हमारे देश में यह आरबीआई का खुद का खुलासा है कि जितना लोन सरकार ने बड़े बड़े कॉरपोरेट की माफी की है उतना लोन किसानों की माफी नहीं होती है। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार आज कहाँ हो रहा है? अगर कॉरपोरेट जिनके पास पैसों की कमी नहीं है वो जब हमारे देश से लोन लेते हैं और उनके लोन को माफ कर दिया जाता है, इसको आप करप्शन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और किसानों के लोन को माफ नहीं किया जाता है और उनको आगे से एक ही दिक्कत है, वो आम जनता का खून चूस रहा है। यही दिक्कत है। जो मोबाइल फोन बनाने में 5 रुपए आप मजदूरी देते हो, उसी मोबाइल को आप 5,000 रुपए में बेचते हो, तो ये मुनाफा किसका और ये किसके मेहनत से बना? इसीलिए हम पूंजीपतियों के खिलाफ हैं।